मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद देश ने पहली बार देखा कि देश को लूटने वाले लुटेरे कारोबारी मोदी के खौफ की वजह से देश छोड़कर भाग गए। नहीं तो इससे पहले की सरकार के दौरान ये लुटेरे कारोबारी भारत में बैंक से कर्ज ले लेकर मौज काट रहे थे, लेकिन मोदी सरकार की टेढ़ी नजर इन पर पड़ी और सरकार ने जांच शुरू की तो ये लुटेरे देश छोड़कर भाग गए। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार इनकी संपत्ति जब्त कर पैसे वसूलने में लगी है। इसके अलावा सरकार द्वारा इन भगोड़े आरोपियों के प्रत्यर्पण की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेकने में लगा है। मोदी सरकार की कार्रवाई जोर शोर से चल रही है और एक बार फिर सीबीआई ने मेहुल चौकसी पर शिकंजा कसा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह मोदी सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे भगोड़े मेहुल चौकसी पर कार्रवाई से संजय सिंह तिलमिला गए हों। दरअसल सीबीआई ने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चौकसी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की तरफ से दर्ज उन तीनों एफआईआर के मुताबिक मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स और नक्षत्र ब्रांड्स ने कई बैंकों के साथ करीब 6,300 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन इस मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी की सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर बैंकों में जमा देश की जनता का लाखों रुपया लुटवा दिया है। कैसे होगी मेहुल चौकसी जैसे लुटेरों पर कार्यवाही, क्योंकि उनके मोदी जी मेहुल भाई कहते हैं। हालांकि संजय सिंह के ट्वीट पर लोगों ने जवाब देते हुए उन पर करारा हमला बोला है। अनुज नाम के यूजर ने लिखा कि झूठ पर झूठ बोलने वाले संजय सिंह शर्म करो, करोड़ों का घोटाला तो आपने भी किया है, आप भी अब तक बाहर हो, कम से कम लोगों को तो सच बताओ। वहीं एक यूजर ने लिखा कि भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, संसद के अंदर इस तरह झूठ कैसे बोल लेते हो। वहीं एक यूजर ने लिखा कि पहले सत्येंद्र जैन पर कार्यवाही तो कर लो, आम आदमी पार्टी के हाथ में है वो तो, मेहुल चौकसी की बाद में सोच लेना। वहीं अमित ने लिखा लगता है खुजली तेज गति पकड़ रही है। वहीं गिरीश ने लिखा कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्ट आरोपियों पर तो कुछ बोलो, कब तक कांग्रेस के पापों का हिसाब मोदी से मांगते फिरोगे। इसके अलावा भी कई और यूजर्स ने संजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी विवादों में घिर गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल का ये बयान देना कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है काफी हैरान करने वाला है। हमारे वीर जवानों ने चीनी सैनिकों को कैसे पीट पीट कर खदेड़ दिया यह हम सब ने देखा, लेकिन राहुल गांधी ने वीर सैनिकों पर भरोसा ही नहीं किया। मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में वो हमारे वीर सैनिकों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सवाल है कि क्या चीन हमारे जवानों को पीट रहा है, जैसे बयान देकर वो भारत को नीचा दिखाने का काम कर रही है। सेना ने साफ साफ कहा कि हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। इसके बाद भी राहुल गांधी को सेना पर भरोसा ही नहीं है, उन्हें लग रहा है कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक और बड़ी बात बाहर आई है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की प्रेस वार्ता स्क्रिप्टेड थी, यानी पत्रकारों को राहुल गांधी से पूछने के लिए रेडीमेड सवाल दिए गए थे। क्या राहुल से पूछने के लिए कांग्रेस खुद पत्रकारों को सवाल देती है, जिसके जवाब राहुल गांधी पहले से तैयार करके आते हैं। दरअसल ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार राजदीप सरदेसाई के एक सवाल का जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया। राजदीप द्वारा 2024 के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि अब मैं काफी अनुभवी हो गया हूँ, डिरेल करने वाले सवालों में नहीं फंसूंगा। वहीं राजदीप सरदेसाई द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछने पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने उन्हें रोका और कहा कि जो सवाल आपको दिया गया है आप उसी पर बात करें, कोई दूसरा सवाल ना करें। अब जयराम रमेश द्वारा राजदीप को यह कहने की जो सवाल आपको दिया गया है उसी पर बात करें, कोई दूसरा न सवाल करें, क्या इसका कोई और मतलब भी है? इसके अलावा जयराम रमेश ने राजदीप को आगे चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का पालन करें और जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब दिया गया है। यही नहीं, जयराम रमेश ने राजदीप सरदेसाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये भी कहा कि आप अब चुप रहिए, आप बार बार वही सवाल पूछते हैं। जयराम रमेश का राजदीप सरदेसाई पर इस तरह से गुस्सा निकालना बहुत कुछ बयां कर रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्क्रिप्टेड होती है और पत्रकारों को जो सवाल दिया जाता है उसका जवाब राहुल गांधी पहले से तैयार करके आते हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्य बंगाल और केंद्र सरकार के बीच अक्सर बहस के किस्से आम हो चुके हैं। जब से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार आई है और पश्चिम बंगाल की सत्ता में जब से ममता बनर्जी का शासन हुआ है, तब से राज्य और केंद्र की तकरार बढ़ी है। ये खास बात है कि जब केंद्र और राज्य सरकार में विपक्षी पार्टी की सत्ता होती है तब ऐसी राजनीतिक तकरार होना आम बात है। लेकिन क्या विपक्षी होने के नाते देश की सुरक्षा और उन जवानों से बहस करना ठीक है जो जान हथेली पर रखकर हमारी, आपकी और इस धरती माँ की रक्षा करते हैं?
लेकिन अब देश में ये आम हो गया है। राजनीतिक द्वेष के कारण आज हर विपक्षी दल मानो सेना को अपना दुश्मन समझ बैठा है। केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करते करते कब विपक्षी नेता सेना का विरोध करने लगते हैं। एक बैठक में ममता बनर्जी बीएसएफ के अधिकारियों से उलझ बैठी तो हुआ कुछ ऐसा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और इस बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों या उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। बैठक में बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद हैं और बैठक में सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस हो गई। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी और बीएसएफ अधिकारियों के बीच बहस भी हो गई। सीएम ममता ने बीएसएफ के दायरे को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करने का विरोध किया था। वो पहले से इस मुद्दे का विरोध कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में ममता बनर्जी और बीएसएफ अधिकारियों के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस हो गई। ईस्टर्न जोन में आने वाले राज्यों में सिर्फ बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश की ओर से पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर घुसपैठ होती है। केंद्र सरकार की ओर से घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ के दायरे को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इससे बीएसएफ के पास ज्यादा पावर आ गई है। सीएम ममता बनर्जी को इस बात से आपत्ति है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बात को समझना चाहिए कि देशहित से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति के सामने देशहित से बड़ा राजनीतिक हित हो, वो एक तरह से देश को आंतरिक रूप से खंडित कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वादों की झड़ी लगाने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब बारी उस वादे को पूरा करने की होती है तो केजरीवाल सरकार कन्नी काटने लगती है। केजरीवाल जिस तरह से जल्दबाजी में वादों की झड़ी लगाते हैं, उसी जल्दबाजी में वो यू टर्न भी ले लेते हैं। हालांकि कई बार इसके लिए केजरीवाल और उनकी सरकार को कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है। वादे किए हो तो उसे पूरा भी करो, और इस बार भी वही हुआ है। इस बार भी केजरीवाल अपने द्वारा किए गए वादों से पीछे हट रहे थे, लेकिन इस बार भी उन्हें कोर्ट से डांट पड़ी है। दरअसल मामला कोरोना काल का है, जब दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत कोरोना से हो गई थी और उस दौरान केजरीवाल ने ट्वीट कर ऐलान किया था कि कांस्टेबल के परिवार को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा कांस्टेबल के परिवार को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जिसको लेकर कांस्टेबल का परिवार कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार को कहा कि उन्हें कोविड-19 से मौत के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहिए और महामारी से जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के मुद्दे पर निर्णय करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मृतक कांस्टेबल की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों ने एक स्पष्ट संचार किया था, जिसकी प्रेस क्लिपिंग भी है, और इसको देखकर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि दिल्ली सरकार ने मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे कहा कि वर्तमान मामला कठिन है और साथ ही इस पर एक सहानुभूतिपूर्ण विचार की आवश्यकता है और मुआवजे के भुगतान में और देरी नहीं की जा सकती। वहीं दिल्ली सरकार ने अदालत में यह भी कहा कि मार्च 2020 के एक कैबिनेट निर्णय के अनुसार इस संबंध में कोई निर्णय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राजस्व मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन से लिया जा सकता है और मामला उनके विचार के लिए भेजा जा सकता है। इस पर अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए की गई स्पष्ट घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं अपनी याचिका में मृतक कांस्टेबल की पत्नी ने कहा है कि वो अपने पति की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 7 मई 2020 को एक ट्वीट में किए गए वादे के पश्चात मुआवजा हासिल करने के लिए दर दर भटकती रही। कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल ने अपनी वाहवाही के लिए ट्वीट कर मुआवजे का तो ऐलान कर दिया, लेकिन मृतक कांस्टेबल की पत्नी को सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला। वहीं अब कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार मुआवजा देने से पीछे नहीं हट सकती। ऐसे में इस मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा देकर सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन सत्ता में आते ही पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसने लगे। केजरीवाल अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते हैं और उनकी तुलना भगत सिंह से करते हैं, लेकिन जेल में बंद सत्येंद्र जैन मसाज करवा रहे हैं और मजे काट रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके अपने नेताओं ने उन्हें हर तरफ से फंसा दिया है। इस वक्त दिल्ली की जेल में बंद सत्येंद्र जैन के कारण भी केजरीवाल को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इन दिनों मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने
केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और साथ ही जेल के डीजी संदीप गोयल पर उगाही के जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों को लेकर जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो जांच कमेटी की रिपोर्ट में सही पाए गए हैं। दरअसल सुकेश ने जो आरोप लगाए थे, उन सभी आरोपों पर गहनता से विचार करने को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 3 सदस्यों वाली हाई पावर कमेटी का गठन किया था। बताया जा रहा है कि इस कमेटी ने सुकेश से जेल में 2 बार मुलाकात हुई है और अब इस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि सुकेश की सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत से चैट और फोन कॉल्स पर दोनों पर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि जांच कमेटी को सुकेश के बयान में सच्चाई दिखी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जल्द ही इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जा सकती है। ऐसे में सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली हैं क्योंकि सुकेश जांच एजेंसी को अपने फोन, चैट्स, कॉल्स, लोकेशंस और जांच के लिए कुछ वीडियो फुटेज भी सौंपने को तैयार है। अगर जांच एजेंसी के हाथ वो सबूत भी लग जाते हैं तो हो सकता है कि 2024 में भाजपा को टक्कर देने का केजरीवाल का ख्वाब धरा का धरा रह जाए। फिर सत्येंद्र जैन नहीं फंसे हैं, बल्कि उनके साथ साथ केजरीवाल भी फंस गए हैं, क्योंकि सुकेश ने यह भी खुलासा किया है कि दिल्ली के फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को रकम देने के बाद सत्येंद्र जैन अपने फोन से सीएम अरविंद केजरीवाल से बात करवाते थे। सुकेश का कहना है कि उसने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है और हाई पावर कमेटी ने सुकेश के आरोपों को गंभीर प्रकृति का बताया है और इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए विशेष एजेंसी की तरफ से जांच की सिफारिश की गई है। तो कुल मिलाकर सत्येंद्र जैन जेल में होकर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के साथ साथ अब केजरीवाल की भी लंका लगने वाली है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।